यार एक बात बताओ, क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि जब भी आप कोई थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं, टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है उसकी पॉइंट्स को याद करने की, तब सब कुछ मिक्स हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि कौन से टॉपिक में कौन सा पॉइंट है ध्यान में नहीं आ रहा है, या फिर वो पॉइंट्स याद ही नहीं हो रहे हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि एग्जाम में से रिप्रोड्यूस करेंगे कैसे, उन पॉइंट्स को लिखेंगे कैसे, तब वो फियर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जनरली हम उस पॉइंट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई पॉइंट लैप्स होता जा रहा है, स्किप कर रहे हैं हम कोई पॉइंट। अगर आप इस डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं, देन यू आर नॉट द ओनली वन, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु फेस दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए एक छोटा सा वीडियो, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग आपको न्यूमोनिक्स मिलेंगे, कुछ मेमोरी ट्रिक्स मिलेंगी, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड दोज हु नीड दिस वीडियो। तो आज का ये वीडियो रिलेट करने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जिसमें हम ऐसे 5 टॉपिक्स देखेंगे जिसके पॉइंट्स हम याद कर पाएंगे, और सिर्फ याद ही नहीं कर पाएंगे, सालों साल तक याद रहेगा वो। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉकी। शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है फ्रॉड। फ्रॉड डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में। फ्रॉड की डेफिनेशन होती है ये, और फ्रॉड में इंक्लूड होते हैं 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स को याद करने के लिए हमारे पास में निमोनिक है सपा। सपा इज अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट? समाजवादी पार्टी, जिसे सपा भी कहा जाता है। तो फ्रॉड को याद करने के लिए हमारे पास में सपा। सपा का एक्सटेंशन क्या है? एस फॉर स्टेटमेंट एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। कोई एक पर्सन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो कि सच नहीं है, और उसे भी पता है कि वो सच नहीं है। सेकेंड, ए फॉर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। देन पी, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। देन अगेन ए, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी कि कोई और ऐसा है जो कि धोखा देने की इंटेंशन से किया गया है। एंड देन फाइनली अगेन ए, एनी अदर एक्ट और ओमिशन स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट बाय एनी अदर लॉ। किसी और लॉ के द्वारा कोई ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन जिसे स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया है। तो इससे हमारे निकल कर आते हैं 5 पॉइंट्स। एस फॉर स्टेटमेंट एज अ फैक्ट, ए फॉर एक्टिव कंसीलमेंट, पी फॉर प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन, ए फॉर एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अगेन ए फॉर एनी अदर एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। तो फ्रॉड में हमारे ये 5 पॉइंट्स निकल कर आएंगे, जिसे हम याद रखेंगे सपा से। ये हुआ हमारा पहला टॉपिक। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा सेकेंड टॉपिक है इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीड्यूशन। इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीड्यूशन डिफाइन किया गया है सेक्शन 23 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीड्यूशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। इलीगल ऑब्जेक्ट या फिर कंसीड्यूशन इन 6 सर्कमस्टांसिस में माना जाएगा। इन 6 पॉइंट्स को याद करने के लिए हमारे पास जो निमोनिक है वो है PDFIIO या फिर PDFIAO। ओके, P फॉर प्रोहिबिटेड, D फॉर डिफीट, F फॉर फ्रॉडुलेंट, I फॉर इंजुरी, I फॉर इमोरल, O फॉर ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। P फॉर प्रोहिबिटेड, यानी कि कंसीड्यूशन या फिर ऑब्जेक्ट तब इलीगल माना जाएगा जबकि वो प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ है, किसी न किसी लॉ में उसे प्रोहिबिटेड किया हुआ है, मना किया हुआ है। D फॉर इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द इंटेंशन ऑफ एनी लॉ, यानी कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कंसीड्यूशन है जिसे अगर परमिट कर दिया गया तो वो किसी न किसी लॉ की इंटेंशन को डिफीट कर देगा, हरा देगा। D फॉर डिफीट। देन F फॉर फ्रॉडुलेंट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट है, अगर अग्रीमेंट को करने का ऑब्जेक्ट क्या है, किसी को फ्रॉड करना है, किसी के साथ में फ्रॉड करना है, तो वो भी इलीगल ऑब्जेक्ट में माना जाएगा। देन अगेन I, यानी कि किसी पर्सन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी, I फॉर इंजुरी पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है, तो भी वो इलीगल ऑब्जेक्ट में माना जाएगा।
देन अगेन आई यानी कि इमोरल है, कोर्ट को लगता है कि वो मोरल वैल्यूज के खिलाफ है, उसको डिफीट कर रहा है। आई फॉर इमोरल एंड देन ओ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये हमारा बनता है अगला न्यूमोनिक PDFIIO। ओके, अगर आपको इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंस्टिट्यूशन को समझना है तो उसके लिए हमारे पास अलग से वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। ओके, ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट। इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंस्टिट्यूशन के लिए आपको याद रखना है PDFIIO। P फॉर प्रोहिबिटेड, D फॉर डिफीट्स द इंटेंशन, F फॉर फ्रॉडुलेंट, I फॉर इंजुरी, I फॉर इमोरल, O फॉर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये हो गया हमारा इलीगल ऑब्जेक्ट। तो 2 पॉइंट्स हमें अभी तक याद हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से हमारा तीसरा पॉइंट या फिर तीसरा टॉपिक देखते हैं जो कि रिलेट करता है वॉइड अग्रीमेंट से। वॉइड अग्रीमेंट का जो सेक्शन है वो रेंज करता है सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 30 तक। आपको ये याद रखना है सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 30 तक है वॉइड अग्रीमेंट। लाइन बाय लाइन वॉइड अग्रीमेंट में कौन कौन से अग्रीमेंट होते हैं वो याद हो जाएंगे आपको। तो वॉइड अग्रीमेंट में आती ये अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, agreement in restraint of trade, agreement in restraint of legal proceedings, then agreement the meaning of which is uncertain, and then finally wagering agreement। इसे याद करने के लिए हमारे पास मेमोरी ट्रिक जो है वो है चीकू की एक दुख भरी कहानी। चीकू जो है उसने शादी की और शादी के बाद में उसने बिजनेस करना शुरू किया, और क्योंकि शादी सही नहीं चल रही थी अब उसे लीगल प्रोसीडिंग्स में उलझना पड़ गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर उसे लगाने लग गए, जिसके कारण अब उसे अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन लग रही है, अनिश्चित लग रही है। और अभी वो उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो सट्टा खेलने लग गया है, वेजरिंग करने लग गया है। इससे याद होता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, agreement in restraint of legal proceedings, agreement the meaning of which is uncertain, and then finally wagering agreement। तो ये होता है हमारा void agreement। void agreement में क्या पढ़ा हमने, चीकू ने मैरिज की, मैरिज के बाद में वो ट्रेड में गया, ट्रेड में जाने के बाद वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगा, जिसके कारण उसे लाइफ अनसर्टेन लगने लग गई, जिसके कारण वो सट्टा खेलने लग गया, वेजरिंग करने लग गया। 5 पॉइंट्स। 26 पर आता है मैरिज, 27 पर आता है ट्रेड, 28 पर आता है लीगल प्रोसीडिंग्स, 29 पर आता है अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, एंड 30 पर आता है वेजरिंग अग्रीमेंट। तो ये लाइन बाय लाइन, सेक्शन बाय सेक्शन हमारे वॉइड अग्रीमेंट हो जाएंगे। देखते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक रिलेट करता है एक्सेप्शन से, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन से। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेंजर है, यानी कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में ना तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एनफोर्स हो सकता है और ना ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। लेकिन हमारे पास में उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस हैं ये। तो इन 7 पॉइंट्स को याद करने के लिए हमारे पास अगेन एक मेमोरी ट्रिक है जो कि रिलेट करती है अगेन चीकू से। चीकू अपनी दुख भरी गाथा सुना रहा है, और वो गाथा कुछ इस तरीके से है। चीकू बोल रहा है कि मैंने उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ में मैरिज की, मैंने उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ में मैरिज की, अपनी ज़मीन, अपनी लैंड भी उसे असाइन कर दी, उसके अलावा मैंने अपने आप को उसका एजेंट तक एक्नॉलेज कर दिया, तब जाके कहीं फैमिली सेटल हो पाई। अगेन बोलती हूँ, चीकू बोल रहा है कि चीकू ने उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ में मैरिज की, अपनी लैंड, अपनी ज़मीन तक उसे असाइन कर दी, अपने आप को उसका एजेंट एक्नॉलेज कर दिया, तब जाके उनकी फैमिली सेटल हो पाई। और ये हो गया हमारे 7 पॉइंट्स। पहला हमने पढ़ा ट्रस्ट, ट्रस्ट करके क्या किया, मैरिज की। इन केस ऑफ ट्रस्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड करेगा। इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज रिलेटेड अरेंजमेंट्स प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड करेगा। थर्ड, लैंड, इन केस ऑफ कॉवेनेंट्स रिलेटिंग टू लैंड और कॉवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, उस केस में भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड करेगा। उसके बाद में असाइन, इन केस ऑफ असाइनमेंट
अ स्ट्रेंजर कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में एजेंट या फिर एजेंसी के केस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन लगेगा। अगेन उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट के केस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन रहेगा। एंड देन फाइनली फैमिली सेटलमेंट के केस में भी एक स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। तो इस तरीके से हमारी 7 पॉइंट्स हुए। वापस से बोल रही हूँ, चीकू ने ट्रस्ट करके, ट्रस्ट के केस में मैरिज किया, ओके, तो मैरिज अरेंजमेंट या फिर सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन लगेगा। फिर क्या किया उसने, अपनी लैंड, अपनी जमीन उसे असाइन कर दी, तो इन केस ऑफ कॉवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, देन असाइनमेंट के केस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, देन एजेंट, एजेंसी के केस में भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन अप्लाई होता है, प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है, देन एक्नॉलेजमेंट या फिर एस्ट्रोपल के केस में, एंड देन फाइनली फैमिली सेटलमेंट के केस में स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगेन वी हैव अ वीडियो ऑन दिस, आप उससे एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। ये होते हैं हमारे 4 टॉपिक्स। हमारा 5वां और फाइनल जो टॉपिक है वो है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। वो सारी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर इवन इफ कंसीडरेशन इज नॉट प्रेजेंट स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड एज वेल एज एनफोर्सेबल। तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस में आती है ये सारी सर्कमस्टांसेस, और इन्हें याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है CPT बैंक, CPT एंड देन बैंक BANG बैंक, ओके। तो इसे हम एक्सटेंड करें तो कैसे करेंगे, C फॉर चैरिटी, P फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, T फॉर टाइम बार डेट, देन बैंक का B फॉर बेलमेंट, A फॉर एजेंसी, N फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, G फॉर गिफ्ट, ओके। तो इससे बनता है हमारा CPT बैंक। C फाउंडेशन के पहले CPT हुआ करता था, ओके, वो CPT बैंक, ओके। चैरिटी के केस में कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती है। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए अगर कॉम्पनसेट किया जा रहा है नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड। T फॉर टाइम बार डेट यानी कि प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट है तो उस केस में भी कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, देन बैंक, ओके। B फॉर बेलमेंट, बेलमेंट के केस में कंसीडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। A फॉर एजेंसी के लिए भी कंसीडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। N फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उस केस में भी कंसीडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। G फॉर गिफ्ट, अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो भी कंसीडरेशन प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो उससे बनता है हमारा CPT बैंक। तो ये होते हैं हमारे आज के 5 टॉपिक्स। आई होप आपको ये 5 टॉपिक्स की जो भी पॉइंट्स हैं वो याद हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड दोज हु नीड इट। थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।